हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल और एकदम फिट एंड हेल्दी। परफेक्ट। माय वॉइस इज ऑडिबल? ओके, एंड द स्क्रीन इज विजिबल? या नाइस, ग्रेट। तो संघर्ष जारी है ना भाई? उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे और एक साथ बैलेंस करके चल रहे होंगे, है ना? किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी पार्शियलिटी नहीं करनी है। और आपका एक सिंपल सा मोटो होना चाहिए कि हर दिन सबसे पहले आपको जो भी होमवर्क मिला है पहले उसको कंप्लीट करें, उसके बाद कुछ करना हो वो बाद में देखा जाएगा। तो होमवर्क इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। चलिए, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखा हुआ है। कल मैंने आप लोगों को लास्ट में क्लास में एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, उसका ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो प्लीज जल्दी से आप इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लें एंड देन आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट। क्या आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है? ओके, आई होप कि काफी सारे स्टूडेंट्स का सही भी होगा। ए का मैग्नीट्यूड 3 आ रहा है और बी का मैग्नीट्यूड 5 आ रहा है। मतलब हमें जो आंसर दिया हुआ है वो ये है, 3 एंड 5। और अगर एंगल फाइंड आउट करें तो एंगल जो हमारा आ रहा है वो एंगल आता है 127 डिग्री। मैं यहां पर आंसर्स लिख देता हूं। यहां पर ए के करस्पॉन्डिंग आंसर कितना आ रहा है? 3। और बी का आ रहा है 5। और एंगल यहां पर आता है 127 डिग्री। यस भाई, नहा धो करके आते हो ना तुम लोगों कि सीधे उठ करके बैठ जाते हो क्लास करने? मुझे लगता है कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि चद्दर में लेटे होंगे अभी तक बेड पर, बस यूं मोबाइल की स्क्रीन ऑन करके बैठ गए होंगे। और आधे लोगों की तो आंख 10 बजे खुलेगी। अच्छा, मैथ्स की क्लास ओवर हो गई? ओहो, ऐसा तो नहीं है ना भाई? बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधी क्लास तो नींद में ही चल रही है। बिल्कुल एक्टिव रहा करो, टाइम टेबल को प्रॉपर तरीके से मैनेज करो। अभी अगर मैनेज नहीं करोगे ना तो मैं बता दे रहा हूँ कि फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही होगा। 0 आएगा, 0। क्योंकि आधा पेपर तो तुम्हारा सोने में निकल जाएगा। ठीक है, इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ नीचे। एक बार आप अपना सॉल्यूशन चेक कर लीजिए, इसके बाद मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा। मैंने कल जो भी होमवर्क दिया था वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उस होमवर्क को हम क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी हम डिस्कस करेंगे तो सभी की क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। रेदर देन टू टाइप, आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। देखो, वेक्टर्स के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के समझ पाना। अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के समझ गए तो हमारे लिए क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। तो अभी क्या है, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को इनिशियल फेज में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन गिव अप नहीं करना है, कोशिश करते रहना, ठीक है? मैंने आपको बेसिक स्टेप्स बता दिए, आपको उन बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना है। अब एकदम से तो परफेक्शन नहीं आएगा, लेकिन अगर रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये जो क्वेश्चंस पढ़ने की लैंग्वेज है वो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि देखो, एक अलग तरीके का अलजेब्रा है। आप इससे पहले इस तरह के वेक्टर अलजेब्रा से कभी फैमिलियर तो नहीं रहे, और हम वेक्टर अलजेब्रा के बेसिक्स रूल पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत में हमें बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी।
ये बिल्कुल वैसी ही बात है जब किसी छोटे बच्चे को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सिखाया जाता है तो उसके जीवन का वो सबसे टफेस्ट टास्क होता है भाई, ठीक है। मतलब उसको अगर ये पूछ लिया जाए 12 + 17 क्या होता है, तो 12 + 17 करने में ही उसकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि उसने जीवन में पहली बार सीखी है कोई चीज। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम कोई भी चीज पहली बार सीखते हैं तो इट विल बी अ क्वाइट चैलेंजिंग। लेकिन अगर आप एफर्ट कर रहे हैं तो आफ्टर अ फ्यू टाइम सभी चीजें वो हमारे लिए आसान हो जाती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो वैसा ही यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा में होगा बेटा। वेक्टर अलजेब्रा में इनिशियली हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रगल हो, लेकिन मेरी बताए हुए गाइडलाइंस को और मेरी बताई हुई बातों को अगर आप ध्यान से सुनते रहेंगे और रेगुलरली एफर्ट करते रहेंगे तो ट्रस्ट मी, आफ्टर द 2 वीक्स आप खुद कहेंगे कि सर मुझे अब वेक्टर में पूरा कॉन्फिडेंस आ गया। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि एक ही दिन में कॉन्फिडेंस आ जाए तो वो कॉन्फिडेंस संभव नहीं है, ठीक। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर मैं एक बार इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। जिन लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो जल्दी से देख लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर इज 8 मीटर। ये वाली बात समझ में नहीं आती, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर दिया हुआ है। तो देखो ध्यान से, यहां पर हमें बेसिकली ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड का समेशन दिया हुआ है, और आगे क्या लिखा हुआ है, द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर मैग्नीट्यूड वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 4 मीटर। तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की 2 वैल्यू क्यों दी हुई है? मैंने कहा 2 कहां दी हुई है बेटा? कहता है सर 8 मीटर भी लिखी हुई है और 4 मीटर भी लिखी हुई है। मैंने कहा फंस गए ना लैंग्वेज में। ध्यान से देखो, जो यहाँ पर 8 मीटर लिखा हुआ है वो क्या है, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ये बात आपको समझ में आती है ना कि अगर मैं वेक्टर के ऊपर मॉड नहीं लगा रहा, सॉरी, वेक्टर को अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ए के वेक्टर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो ध्यान से, तो आपको ये वैल्यू दी हुई है a प्लस बी इक्वल टू 8, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, क्वेश्चंस पढ़ो, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, किसका सम करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। जो आपको 2 वेक्टर दिए हुए हैं, मान लो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो उनके मैग्नीट्यूड का सम करें तो ए का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा और बी का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू 8। आई होप इट इज क्लियर। और दूसरा जो दिया हुआ है वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये वैल्यूज आपको गिवन है। अब देखना यहां से, मैं यहाँ पे 2 मेथड बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। दोनों मेथड आप देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। दोनों ही मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। देखें ध्यान से, ये जो रिजल्टेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये रिजल्टेंट वन ऑफ द वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर मैग्नीट्यूड वेक्टर्स। मान लेते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड कम है, तो ये जो रिजल्टेंट आप देख पा रहे हैं बेटा, ये रिजल्टेंट जो है वो ए के परपेंडिकुलर हो जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुने। माय वॉइस इज ऑडिबल? ये आर्यन यहाँ पे बोल रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है, क्या मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है? यस, बिल्कुल क्लियर आ रही है भाई। अपने नेटवर्क को चेक करें। देखो इस तरीके की बातें मत किया करो कि सर वॉइस नहीं आ रही है, सर आप नहीं दिख रहे हैं, है ना। कोई मतलब नहीं होता इन सब चीजों का। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार अपनी डिवाइस को चेक कर लिया करें, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको नेटवर्क इश्यू आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, ऐसे डिस्टरबेंस होता रहता है। आप लोग मेरे को टाइप करते रहते हैं, ठीक है। लगभग सभी स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट वॉइस क्लियर आ रही है। हो सकता है कि किसी को टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा हो उसकी डिवाइस में। हाँ, तो देखना ध्यान से, ये मेरे को उम्मीद है ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो मैंने एक वेक्टर के परपेंडिकुलर बना दिया। अब देखना ध्यान से, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं, दिस वन। ये तो फॉर्मूला याद ही होगा। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4।
तो यहां से स्क्वायरिंग ऑन बोथ ऑफ द साइड हमने कर दिया तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पर एक बात बताओ मुझे देख करके, ऑब्जर्व करो कि जो रिजल्टेंट है वो ए के साथ कितना एंगल बना रहा है 90, तो ये मेरा एंगल अल्फा हो गया। और कल मैंने tan अल्फा की वैल्यू लिखना बताया था। tan अल्फा कैसे लिखते हैं, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। याद करो, अगर एंगल a के साथ देख रहे हैं तो ऊपर b आएगा, और एंगल b के साथ देख रहे हैं तो ऊपर a आएगा। तो ये जो एंगल 90 है ये a वेक्टर के साथ है। तो अगर ये एंगल 90 a वेक्टर के साथ है तो देखें एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। आई होप कि इट इज क्लियर। लेकिन अल्फा की वैल्यू 90 दी हुई है। अगर अल्फा की वैल्यू 90 है तो जनाब तुम बताओ tan 90 की वैल्यू क्या होती है। tan 90 इज नॉट डिफाइंड, या कह सकते हैं ऑलमोस्ट इंफिनिटी होती है। तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल हो सकता है, इस बात को याद रखना कि अगर ये एंगल 90 है तो ये तभी संभव है जब उसका डिनोमिनेटर जो कि इस समय a प्लस बी कॉस थीटा है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0। तो यहां से a प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी। तो जैसे ही 0 रखोगे तो देखो b कॉस थीटा की वैल्यू माइनस a आ जाती है, और इस वैल्यू को आप ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दें। क्लियर, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आती है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 60। अब आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ब्रेक करके लिखा जा सकता है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। लेकिन ए प्लस बी की वैल्यू मुझे दी हुई है क्वेश्चन में, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8। तो उस वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। देखें ध्यान से, तो यहां से हमारे पास b माइनस ए की वैल्यू आ जाती है 2। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस है बेटा, एक तो क्या है b प्लस ए बराबर 8, और दूसरी इक्वेशन है b माइनस ए बराबर 2। एक इक्वेशन तो ये रही और दूसरी इक्वेशन ये रही। इन दोनों को सॉल्व करके b की वैल्यू 5 आ जाती है, a की वैल्यू 3 आ जाती है। देखो ये एक तरीका है फॉर्मूले से सॉल्व करने का। ठीक है, एक और तरीका है जो कि जल्दी जिससे सॉल्व हो जाता है। अगर आपको क्लिक कर जाएगा तो आपको दिखाई दे रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। देखो ध्यान से, अब इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू बेटा कितनी दी हुई है, आर की वैल्यू 4 दी हुई है। तो देखो यहां से सॉल्व करके फिर से आपके पास दो इक्वेशन बन जाती है। यहां से थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्विक। ए की वैल्यू आपके पास बेटा 3 आ जाती है और बी की वैल्यू 5 आ जाती है। क्या भाई समझ आई मेरी बात? देखो भाई ध्यान से देखो, ये मेथड नंबर 2 है जो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, और ये मेथड नंबर 1 है जो हम फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आपके लिए बहुत आसान हो चुका है। अब यहाँ पर ए और बी की वैल्यू आ गई, एंगल पूछा है ए और बी के बीच में। तो ये बात आपको देख के समझ में आ रही है कि देखो यार ये वाली साइड तुम्हारी 4 है, ए का मैग्नीट्यूड कितना आया है 3, और बी का मैग्नीट्यूड आया है 5। ये कोई एक फेमस वाला ट्रायंगल बन रहा है, ट्रिपलेट 3 4 5। तो 4 के अपोजिट वाली जो साइड होगी वो एंगल कितना होगा, 53 डिग्री। अब लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, वो बोलते हैं कि आंसर शुड बी 53। लेकिन मैंने आंसर क्या पूछा था, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या ये होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि अभी ए का टेल से बी का टेल नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो देखें ध्यान से, थीटा की वैल्यू बाहर वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 127। क्लियर है मेरी बात? स्टूडेंट पूछ रहे हैं भाई इनको जवाब दो, बड़ी गरीबी है इनके पास कि यहाँ पे tan अल्फा क्यों लिखे हैं। पढ़ा करो बेटा नोट्स को, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, कैसे काम चलेगा। मुझे रिजल्टेंट का एंगल दिया हुआ है, किसके साथ, ए के साथ। और नोट्स को जरा ध्यान से देखना बेटा, मैंने रिजल्टेंट का ए के साथ जो एंगल लिया था उसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया था।
तो देखो सॉल्यूशन देख लो, नहीं लिख पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, हैंडआउट शेयर कर दूंगा, उसमें से लिख लीजिएगा। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं, ठीक है, आपको दोनों ही मेथड आने चाहिए, क्योंकि देखो ये वाला जो मेथड मैंने बताया मेथड नंबर 2, ये हमेशा वैलिड नहीं होगा, ये तो तभी वैलिड है जब राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन जो मेथड नंबर 1 है वो तो हमेशा ही वैलिड होगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला तो हमेशा ही वैलिड है, चाहे थीटा की वैल्यू कुछ भी रहे। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो सभी लोग फोकस करिएगा, ठीक है, देखिए कुछ भी टाइप मत करिए यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखें यहाँ पर। आपको बहुत सारे मेथड्स आते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ मेरी बातों को सुनो। ये पूछ रहे हैं कि सर ये b cos थीटा को आपने -a क्यों लिख दिया? बेटा ध्यान से सुना करें, ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, और भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, एक ही चीज पे तुम अटके रहते हो यार। tan अल्फा की वैल्यू 90 है, ये नॉट डिफाइन तभी होगा जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? a प्लस बी कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू को हमने 0 किया तो b cos थीटा की वैल्यू -a के बराबर हो जाएगी, ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूले से वैल्यू कैसे निकालेंगे? जब तुम्हारे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है तो तुम्हारे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी -3/5, तो वहां से आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि एंगल क्या होगा, तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। चले, तो आई होप कि ऑल ऑफ यू आर रेडी। तो देखिए आपको याद होगा जब मैंने ये सिखाया था आप लोगों को कि दो वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है, ठीक है, दो वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है, तो मैंने वहां पे आपको दो रूल बताए थे, एक ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन और एक और नाम लिया था पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब पैदल चलो गांव रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को समझने जा रहे हैं कि इस रूल से हम किस तरीके से दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, डेफिनेशन को भी समझेंगे, देखिएगा क्या है। जैसे कि सपोज आपसे बोला जाए कि मान लो दिस इज ए वेक्टर, देखना ध्यान से, और दिस इज बी वेक्टर। एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, और हमसे पूछा जाए कि ये बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा। तो देखो ट्रायंगल रूल क्या कहता था कि एक वेक्टर की टेल को दूसरे की हेड से जोड़ दो। पैरेललोग्राम रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनो। पैरेललोग्राम रूल कहता है कि आप जिन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं उन दोनों वेक्टर की टेल से टेल मिला दो। मतलब यहां पर ये जो वेक्टर दिखाई दे रहा है बी, इस बी की टेल को ए की टेल से मिला दो। मैंने कहा ठीक है भैया मिला देते हैं। तो मिलाना तुम्हें आता है, कैसे मिलाओगे? तुम्हें पता है कि वेक्टर को हम बिना डायरेक्शन चेंज किए शिफ्ट कर सकते हैं। ए को यहीं रखा, बी को हम शिफ्ट करके यहां पे ले आए, तो ये हमारा हो गया बेटा बी वेक्टर। क्लियर? अब देखना ध्यान से, अभी थोड़ी देर में एक बात चमकेगी तुमको कि कुछ नया नहीं किया है। अब उसके बाद क्या बोला जाता है, अगला स्टेप बोला जाता है कि पहले टेल से टेल मिलाओ और फिर इन दो साइड्स को पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड कंसीडर करते हुए पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दो। पैरेललोग्राम का मतलब समझते हैं आप लोग? पैरेललोग्राम क्या होता है? एक वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती है, नाम से भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर मुझे इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना है तो क्या करूं, इसके पैरेलल एक और ए वेक्टर और बी के पैरेलल एक और बी वेक्टर, ये देख क्या इस तरीके से पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, उसके बाद ये कॉमन टेल से जो वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा, दिस वन, जो कि आप शायद देख पा रहे होंगे, दिस इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। फोकस करिएगा ध्यान से, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा,
एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोकस। इन पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो कि कॉमन टेल से बनाया जाएगा, दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट, मतलब बोल सकते हैं ये होगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो ना, तुमने कुछ नया नहीं किया। आपको पता है ये वाला जो वेक्टर आप देख रहे हैं, ये वाला वेक्टर, ये बी वेक्टर है, तो क्या अपन इस वाले वेक्टर को भी बी वेक्टर बोल सकते हैं? मैंने इस वाले वेक्टर को अगर यहाँ पैरेलली शिफ्ट कर दिया जनाब, फोकस फोकस, अगर मैंने इसको यहाँ पर इस वाले बी वेक्टर को इधर पैरेलली शिफ्ट कर दिया, तो यही तुम्हें ट्राइंगल रूल दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? देखना ध्यान से, ये तुम्हारा ए वेक्टर, ये तुम्हारा बी वेक्टर, तो ट्राइंगल रूल से देख करके समझ में आ रहा है दिस इज ए प्लस बी। अभी मैंने पैरेललोग्राम रूल में इस वाले वेक्टर को जो यहां बना हुआ था उसे पैरेलली शिफ्ट कर दिया इधर। क्लियर? स्टेप क्या है, ध्यान से सुनिएगा। स्टेप क्या है, हमेशा टेल टू टेल ज्वाइन करना है, हेड टू हेड नहीं करना। एक वेक्टर, जिन दो वेक्टर्स को आप जोड़ रहे हो, किसको जोड़ रहे हो? आपको ए को बी के साथ ऐड करना है, तो जिन दो वेक्टर्स को आप ज्वाइन कर रहे हो उनकी टेल से टेल मिला दो और इनको दो एडजेसेंट साइड कंसीडर करते हुए एक पैरेललोग्राम बना लो। उस पैरेललोग्राम का वो वाला डायगोनल, कौन सा वाला, ये भी सुन लेना, पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होंगे, वो वाला डायगोनल जो कॉमन टेल से निकलेगा, दैट विल गिव यू द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पता है बेटा, तुम्हें देख करके समझ में आ रहा है ना कि कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा ट्राइंगल रूल था, लेकिन बस बोलने का तरीका बदल गया। जैसे आपने बचपन में एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे, तो वहां पे ऐसे सवाल पूछे जाते थे, राम फिजिक्स पढ़ता है, पहला स्टेटमेंट, अब इसका पैसिव बना दो। राम फिजिक्स पढ़ता है, पहला स्टेटमेंट, फिजिक्स राम पढ़ता है। तो चीजें वही हैं, एज इट इज सेम, बोलने का अंदाज बदल गया। जो बी वेक्टर यहां था उसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो यही आपके लिए पैरेललोग्राम रूल बन गया। ठीक, रिजल्ट सारे सेम रहेंगे, आज भी रिजल्टेंट वही है। लेकिन सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने से क्या है, हमें थोड़ी अच्छी फील आती है, हमारी चीजों को लेकर के अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं भी तुम्हारे सामने बोलूं कि यार एक फोर्स इधर लग रहा है 3 न्यूटन का और एक फोर्स सपोज इधर लग रहा है 4 न्यूटन का, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें समझ में आ रहा है देख करके कि जो रिजल्टेंट होगा वो उसके बीच में कहीं आएगा। तो आप यहाँ पे इस फील को थोड़ा अच्छे से समझ पा रहे हैं। और दूसरी बात एक और, कि यहाँ पर दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ये वाला होगा, थीटा। क्लियर? और अब सुनना दूसरा पॉइंट, ये तो पहला डायगोनल हो गया। अब तुम्हारे मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर दूसरा डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है? तो देखना, दूसरा डायगोनल मैंने ये बना दिया, ये देखो ध्यान से, क्या देख पा रहे हो आप लोग? और सपोज इस डायगोनल को अपन लोग नाम रख देते हैं D2। इस डायगोनल का नाम रख दिया D2। तो देखो D2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? यहां पर D2 वेक्टर बराबर आता है A वेक्टर माइनस B वेक्टर। कैसे आया? A वेक्टर माइनस B वेक्टर कैसे लिखा मैंने, देख करके बताओ। इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखना ध्यान से, फोकस करना इस चीज पर, ये मैंने कैसे लिखा। आप इस वाले ट्रायंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल को, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को जो मैं मेंशन कर रहा हूं, उस ट्रायंगल को देखो, क्या देख पा रहे हैं? तो इस वाले ट्रायंगल में जरा देख करके बताओ कि यहाँ पे तुम्हें 3 वेक्टर दिखाई दे रहे होंगे, बी वेक्टर, D2 वेक्टर और A वेक्टर। ओ भाई, नहीं आई बात समझ? कौन सा वाला ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में रिजल्टेंट कौन है? रिजल्टेंट वो होता है जो हेड टू हेड मिला हो और टेल टू टेल मिला हो। तो इस ट्रायंगल में तुम्हें देख करके एक बात समझ आ रही होगी कि बेटा तुम यहां पर क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस D2 वेक्टर। नहीं आया? क्योंकि ए रिजल्टेंट है, इस ट्रायंगल में ए रिजल्टेंट है, तो ए की वैल्यू को ये लिख सकते हैं। अब यहां से हमने D2 वेक्टर की वैल्यू निकाली। तो इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, कि एक पैरेललोग्राम्स के
जो दो डायगोनल हैं, एक तो आपको एडिशन बताता है मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और दूसरा देता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। याद रखने वाली बात क्या है, अब तुमने जो डायगोनल बनाया है इस डायगोनल का हेड ए पे मिल रहा है, तो देखो याद रखने का तरीका, जिस पे मुकुट आएगा डायगोनल का उसको ज्यादा इज्जत देनी है। यहाँ पे मुकुट किसके ऊपर आ रहा है, मुकुट का मतलब हेड, हेड किसके ऊपर आ रहा है, ए के ऊपर आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी, क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि पहले ए आ रहा है या पहले बी आ रहा है। जब ऐड करते थे तो जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये भी तो मैटर करेगा ना कि ए में से बी को माइनस करना है या बी में से ए को माइनस करना है, क्योंकि ए माइनस बी इज नॉट सेम एज बी माइनस ए। तो मैंने लोगों को बताया, तो लोगों को याद रखने का तरीका मैंने कैसे बताया कि मैंने कहा कि अगर मैंने ऐसे डायगोनल ड्रॉ किया और इसका मुकुट ए के ऊपर आ रहा है तो जिसके ऊपर ताज है उसको इज्जत मिलेगी, मतलब ए माइनस बी, याद रखने का तरीका। नहीं तो आप ट्रायंगल रूल से देख ही सकते हैं। तो ये हो गया आपका D2 वेक्टर। तो इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ पर क्या समझ में आई कि एक पैरेललोग्राम के जो दो डायगोनल्स होते हैं, पहला डायगोनल जो कॉमन टेल से निकलता है, सुनना ध्यान से, पहला डायगोनल जिसको अपन लोग यहाँ पे D1 बोल देते हैं, D1 वो होगा द सम ऑफ द टू वेक्टर्स, और दूसरा डायगोनल बेटा जो है वो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब एक पैरेललोग्राम के दो डायगोनल मुझे ये वैल्यू देते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, अब इसको पढ़ लो ध्यान से, जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, टू वेक्टर्स आर जॉइन टेल टू टेल, पढ़े ध्यान से, टेल टू टेल एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, then the diagonals of a parallelogram starting from the common tail of a vector will represent the resultant of two vectors. Clear? आज के बाद अगर पैरेललोग्राम रूल से हमें रिजल्टेंट निकालना है तो बेसिक स्टेप क्या होगा, उन दोनों की टेल से टेल मिला दो, और जब आप टेल से टेल मिलाओगे तो जो डायगोनल कॉमन टेल से बन रहा होगा दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट। अब यहां से तुम्हें एक बात समझ आ गई होगी कि मान लो यार ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो डायगोनल तो बीच में ही रहेगा कहीं, मतलब इन दोनों के बीच में ही आएगा ना कहीं पे, अरे आएगा या नहीं आएगा? बेटा D2 में मॉड क्यों आएगा, क्यों गर्भित जैन? मैंने यहाँ पे जो D2 वेक्टर बनाया है ये वेक्टर है बेटा, इस पे मॉड क्यों लगाऊंगा? सुनो मेरी बातों को ध्यान से बेटा, ये जो मैंने वेक्टर बनाया है D2 वेक्टर, ये D2 वेक्टर ये है, तो इस पे मॉड क्यों लगाऊं? सीधे सीधे a माइनस बी से रिप्रेजेंट करूंगा ना, मैग्नीट्यूड थोड़ी है जो मॉड लगाऊंगा। हाँ देखिए ध्यान से, अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि रिजल्टेंट, लिखें इस पॉइंट को, रिजल्टेंट विल लाई बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। हमेशा ऐसा ही होगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट लाई करेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक और बात ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, जैसे कि ध्यान से देखना, ये ए वेक्टर और ये है तुम्हारा बी वेक्टर, इसका रिजल्टेंट बताओ क्या होगा फटाफट। रिजल्टेंट ये हो गया, इस रिजल्टेंट को क्या बोलोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एडिशन। ये है तुम्हारा ए वेक्टर, ध्यान से देखना, रिजल्टेंट जो ए के साथ एंगल बनाता है वो अल्फा, कल बात बताई थी याद करो, और यहाँ पे जो एंगल बनाता है ये एंगल बीटा। स्टूडेंट पूछ रहे हैं कल जो फॉर्मूले पढ़े थे वो सारे वैलिड है, ऑब्वियस सी बात है वो सारे वैलिड है, सब कुछ सेम है, बस हमने देखने का अंदाज बदल दिया है। ठीक है, तो रिजल्टेंट विल लाई बिटवीन ए एंड बी, इन एंगल्स को आप देखें ध्यान से, और ये जो एंगल है ए और बी के बीच में ये एंगल क्या होगा, थीटा। क्लियर? अब देखना ध्यान से, कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें। अब हमें समझ में ये नहीं आता कि सर हमने पैरेललोग्राम रूल क्यों पढ़ा है। सर यहाँ से भी तो हमें वही सारे रिजल्ट मिल रहे हैं जो रिजल्ट हमें ट्रायंगल रूल से मिल रहे थे। मैंने कहा बेटा पैरेललोग्राम रूल पढ़ने के बाद आपकी चीजों को लेकर के अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। ठीक है, देखें ध्यान से, ऑब्वियस सी बात है ये दो डायगोनल हैं पैरेललोग्राम की, तो जरूरी नहीं है कि दोनों डायगोनल बराबर हो, कोई भी कम और कोई भी ज्यादा हो सकता है। ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में आपको भी पता होना चाहिए कि क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब देखिएगा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स।
देखें पहला पॉइंट, एक बात बताना मुझे, अगर ए वेक्टर का मॉड बी के बराबर हो जाए, मतलब ए और बी दोनों बराबर हो जाए, तो बताओ ये क्या बन जाएगा? ये पैरेललोग्राम आपके लिए क्या बन जाएगा? क्या ये रोम्बस बन जाएगा? क्या रोम्बस बन जाएगा? और आपको याद होना चाहिए, नहीं पता तो याद कर लेना कि रोम्बस के जो डायगोनल्स थे वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो कितने पे कट करते हैं? 90 पर। तो हम ये बोल सकते हैं एक डायगोनल क्या है इसका? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। नहीं आई मेरी बात समझ? फोकस करें मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर ये मान लो तुम्हारे पास ए वेक्टर है और ये है तुम्हारा बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, ठीक है बेटा। अगर ए वेक्टर की लेंथ बी वेक्टर की लेंथ के बराबर हो गई, तो जब इस पैरेललोग्राम को तुम कंप्लीट करोगे तो ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? नोट करते जाइएगा, क्या रोम्बस बनेगा? और अगर ये रोम्बस बना तो देखो एक डायगोनल ये रहा और दूसरा डायगोनल ये रहा, ये D2 है। ये गारंटी है इस बात की कि इन दोनों के बीच का ये एंगल 90 हो जाएगा। देख रहे हो, प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल वाली जो आपने पढ़ी होगी। क्लियर? आई होप कि ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा चलो एक और चीज पूछता हूं, अभी पता चल जाएगा कि तुम लोगों का बेसिक मैथ्स कितना स्ट्रांग है। अगर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो जाए, सिर्फ इतना, ए और बी के बीच का जो एंगल है वो 90 हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा? ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं रेक्टेंगल, कुछ लोग कह रहे हैं स्क्वायर। बेटा स्क्वायर बनने के लिए एक और कंडीशन होती है कि ए और बी बराबर भी होने चाहिए थे। अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो ये रेक्टेंगल बनेगा। मुझे काफी लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत शानदार, फोकस, बहुत अच्छे। अब देखना इसमें क्या होगा। अगर ए बी के परपेंडिकुलर हुआ तो रेक्टेंगल, और आपको याद होना चाहिए कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं ना उनकी लेंथ इक्वल होती है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, फोकस करने का ध्यान से, तो गारंटी है इस बात की कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, दिस इज द लेंथ ऑफ अ डायगोनल D1, पहले वाले डायगोनल की लेंथ और दूसरे वाले डायगोनल की लेंथ जो कि कितनी होगी? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये बराबर होगी, ये बराबर होंगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा। अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करना चाहूं तो डायग्राम ऐसे बनाऊंगा। मान लो ये है तुम्हारा ए वेक्टर और ये है तुम्हारा बी वेक्टर। देखे ध्यान से, अगर इनके बीच का एंगल 90 हो जाए, मतलब दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, तो एक बात बताओ, तुम्हें देख के ही ये बात समझ में आ रही है कि ये पहला डायगोनल और दूसरा डायगोनल क्या होगा? इसको ऐसे बना देते हैं येलो कलर से D1 को, ठीक है, और इसको बना देते हैं ग्रीन से। बताओ अभी दोनों डायगोनल्स की लेंथ बराबर होगी या नहीं होगी? देख रहे हो, पैरेललोग्राम रूल पढ़ने से तुम अब मैथ्स की प्रॉपर्टीज का यूज कर पा रहे हो। तुम्हारे लिए चीजें बहुत आसान होती जा रही है। आप डायरेक्टली बोल पा रहे हो कि a प्लस बी का मॉड a माइनस बी के मॉड के बराबर होगा, मतलब D1 बराबर D2 होगा। इसको फील करो, फील करो, अपने आप चीजें समझ आएंगी। एक और केस बता रहा हूं, केस नंबर 3, कि अगर a वेक्टर b के परपेंडिकुलर भी है और साथ ही साथ a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड के बराबर है, अब ये क्या बनेगा? ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है और ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर है। सोचो, दो साइड पैरेललोग्राम की परपेंडिकुलर भी हो और लेंथ इक्वल हो, तो बेटा ये बनता है तुम्हारा स्क्वायर। तुम्हें पता है एक स्क्वायर के डायगोनल बराबर भी होते हैं
और साथ ही साथ स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुनना, अगर ऐसा हुआ तो ये स्क्वायर बन गया, और अगर ऐसा हो गया तो अब ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई कर जाएंगी। ओहो, बाउंसर बाउंसर, फोकस फोकस। मैंने क्या बोला, अगर ऐसा हुआ तो इट इंप्लाइज कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप क्या बोल पाएंगे कि लेंथ ऑफ अ डायगोनल, जो आपने ऊपर दो कंडीशन पढ़ी थी वो दोनों कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई करेगी, दिस वन। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर ये तो गिवन है। बेटा गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए बी के परपेंडिकुलर है, और मैंने यहां पे क्या लिखा है, ए प्लस बी परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी। ये दो चीजें अलग अलग हैं। ए और बी तो उस पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं। आप डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, अब ये 90 पर हैं और ये दोनों इक्वल हैं। तो ये जो डायगोनल है ना बेटा, ये वाला डायगोनल जो कॉमन टेल से बन रहा है, कहां से बन रहा है, कॉमन टेल से। ये ए प्लस बी है और ये डायगोनल क्या है तुम्हारा, ए माइनस बी। क्या ये 90 पर बाइसेक्ट करेंगे भाई, क्या ये 90 पे बाइसेक्ट करेंगे, क्या इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि तीसरे वाले केस में हमने ऊपर जो दो कंडीशंस पढ़ी थी, कंडीशन नंबर 1 और 2, उन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि D2 कैन बी अ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। प्रीत मेहता, बेटा मेरी बातें क्यों नहीं सुनते हो तुम ध्यान से। मैंने यहाँ पे जो डी वेक्टर बनाया है, इसका हेड कहाँ पे बनाया था, ये मैंने D2 वेक्टर ये बनाया था। ये अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो a माइनस बी लिखूंगा, और अगर इसको उल्टा कर दूं, अगर इसका मुकुट b पे आ जाए, तो मुकुट अगर b पे आएगा तो a माइनस बी नहीं लिखूंगा बेटा, तो उस समय मैं b माइनस ए लिखूंगा। ठीक है, तो जब हम वेक्टर बना रहे हैं तो देखना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि किस पे मुकुट आ रहा है उसका, इस पे फोकस करें। तो ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, इस बात को आप यूज कर करके इस तरीके के बेसिक सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, याद रखना कि स्क्वायर के डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं। मतलब यहां पर ये वाला जो एंगल है ये 90 नहीं होगा। रेक्टेंगल के डायगोनल्स की लेंथ बराबर होती है, लेकिन उनके बीच का ये एंगल 90 नहीं होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक, इंपॉर्टेंट बात सबसे ज्यादा कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स हैं वो होते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। a माइनस बी आपका b माइनस ए भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि जो मुकुट बनाया है वो a पे बनाया है या फिर b पे बनाया है। अब देखना एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, ये बात हम कल ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। आपको याद होगा कल हमने एक सवाल किया था लास्ट में, जिसमें दो फोर्सेस थे और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर था, याद है। मान लो ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, इनके बीच का ये एंगल जो है वो थीटा है। अगर ए की वैल्यू बी के बराबर हो जाए मैग्नीट्यूड, अगर ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर हो जाए, तो वहां पे हमने रिजल्टेंट निकाला था और आपने देखा था वहां पे एक बात ऑब्जर्व करी थी। बताओ क्या ऑब्जर्व करी थी, कि जो रिजल्टेंट आ रहा था उसका जो ये एंगल था अल्फा, उसको हमने मैथमेटिकली प्रूव किया था, वो θ/2 था। क्या अलोंग द बाइसेक्टर था या नहीं था, a प्लस बी। सोचो आराम से, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये कल हम प्रूव कर चुके हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर a b के बराबर हो गया, अगर a b के बराबर हो गया मैग्नीट्यूड में, तो ये रोम्बस है, और रोम्बस में ये लेंस क्या करती है, मतलब ये जो एंगल है
ये एंगल जो डायगोनल है वो इस एंगल को क्या करेगा बेटा, बाइसेक्ट करेगा। क्लियर। और आपको याद होगा कि अगर ये वाली कंडीशन होती थी तो इस केस में ये वैल्यू कितनी आ रही थी निकल करके, बताओ इस वैल्यू को क्या लिखोगे डायरेक्टली अगर दोनों बराबर है तो। कल एफ नॉट और एफ नॉट लिया था तो 2 एफ नॉट कॉस थीटा बाई 2 लिखा था, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2a कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ये मैं कल बता चुका हूं आप लोगों को। अच्छा एक और बात बताना मुझे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लो ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, इन दो वेक्टर में कौन कम है कौन ज्यादा है, बी ज्यादा है या ए ज्यादा है? देख के समझ आ रहा होगा ए ज्यादा है, तो अपन बोल सकते हैं कि अभी यहां पर इस गिवन क्वेश्चन में ए इज ग्रेटर देन बी दिया हुआ है। अरे भाई बोला जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर मैं इस पैरेललोग्राम को अगर कंप्लीट कर दूं, ये लो, ठीक, ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट जो ए के साथ एंगल बना रहा है बेटा वो अल्फा, और बी के साथ जो एंगल बना रहा है वो बीटा। कौन ज्यादा होगा खुद सोच के बताना, अल्फा ज्यादा होगा या बीटा ज्यादा होगा? अगर ए ग्रेटर देन बी है तो अल्फा ज्यादा होगा या बीटा ज्यादा होगा? तुम्हें देख के समझ में आ रहा होगा कि इस केस में अल्फा इज लेस देन बीटा, बीटा ज्यादा होगा या नहीं होगा? बहुत अच्छे। याद रखने का तरीका क्या है, जिस वेक्टर की लेंथ ज्यादा होगी रिजल्टेंट उसी की तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा। सुनिएगा ध्यान से, जो ज्यादा बड़ा उसको ज्यादा सम्मान दिया जाएगा। अब कोई सम्राट, यहां पर ए और बी में कौन डोमिनेट कर रहा है? ए, तो ए को इज्जत ज्यादा मिलनी है। अगर ए को इज्जत ज्यादा देनी है तो जो रिजल्टेंट है वो ए की तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा, और ए की तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा तो देख के समझ में आ रहा है अल्फा और बीटा में कौन ज्यादा होगा? बीटा ज्यादा होगा अल्फा से। नहीं आई बात समझ? दूसरा पॉइंट सुनिएगा ध्यान से, देखिए ये मैं क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से कितनी सारी चीजें कंक्लूड कर पा रहा हूं जो आप ट्रायंगल रूल से कंक्लूड नहीं कर सकते थे, लेकिन आज पैरेललोग्राम बनाने के बाद तुम्हें कितनी सारी चीजें एक साथ दिख रही हैं। अरे दिख रही हैं गरीबों? अब देखना, मान लो बी वेक्टर की लेंथ ज्यादा होती और ए वेक्टर की लेंथ कम होती, ये लो, तो अब देखो सबसे पहले बनाने का पैरेललोग्राम, इन दोनों को एडजेसेंट साइड मानते हुए, पड़ोस की साइड मानते हुए बना लो क्या, पैरेललोग्राम। अब तुम खुद देखना, यहां पर तुम्हारा रिजल्टेंट ये है, ये एंगल बीटा और ये एंगल अल्फा, कौन सा एंगल ज्यादा है, अल्फा या बीटा? यहां पर बी का मैग्नीट्यूड ए से ज्यादा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर बी का मैग्नीट्यूड ए से ज्यादा हो गया तो देख करके बताओ जल्दी से कौन ज्यादा होगा, मतलब अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या बहुत सारी चीजें दिख रही हैं तुम्हें, क्या सारी चीजें समझ आ रही हैं, क्या आप कंक्लूड कर पा रहे हो चीजों को? और अगर दोनों बराबर थे, ये वाला केस, ये वाला केस जो ऊपर दिखाई दे रहा है, ए की वैल्यू बी के बराबर है। अब जब दोनों बराबर हैं तो दोनों को बराबर इज्जत मिलेगी, अरे मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसीलिए इस केस में आप देख रहे थे कि जो रिजल्टेंट था वो रिजल्टेंट किसके अलोंग आएगा, बाइसेक्टर के अलोंग, मतलब अल्फा की वैल्यू भी थीटा बाई 2 होगी और बीटा की वैल्यू भी थीटा बाई 2 होगी। क्लियर? देखे ध्यान से, जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से सुनते जाएं, अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग मिस कर देंगे, किताबों में नहीं मिलने वाले ये सारे पॉइंट्स। जो बातें बता रहा हूँ फोकस करके सुने ध्यान से। तो देखो याद रखने का तरीका, मुझे ऐसे याद नहीं रहता था लेकिन मैंने लॉजिकली याद कर लिया कि रिजल्टेंट उसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है।
ठीक है, तो अगर बी की वैल्यू ए से ज्यादा है तो अल्फा बीटा से ज्यादा होगा। ये अल्फा और बीटा क्या है ये तो समझ आ गया ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ू, नोट करते जाइएगा, साथ ही साथ जो पॉइंट मिस हो जाए उसको बाद में नोट कर लेंगे। हाँ, अब देखिएगा ध्यान से, अब इस पर एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने अपना एक ब्लॉक लिया और उस ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाया 10 न्यूटन। ठीक है, अब देखना इससे फील बहुत अच्छी आएगी, और यहाँ पे अपन ने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, और इन दो फोर्सेस के बीच का एंगल है 60 डिग्री। ये आपका F1 वेक्टर है और ये आपका F2 वेक्टर है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं हर क्वेश्चन में कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का मॉड क्या होगा और एंगल कितना, एंड अल्फा। क्या बता पाओगे, क्या बता पाओगे? देखो एक तो वही तरीका है, फॉर्मूला लगाओ, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन एक चीज आज के बाद याद रखना, जैसे ही तुम्हें दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर दिखाई दे, जैसे ही तुम्हें दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर दिखाई दे, तो तुम्हें इस केस में पता है कि ये जो रिजल्टेंट आप लिखोगे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का मॉड, ये बराबर क्या आप डायरेक्टली 2f0 cos थीटा बाई 2 लिख सकते हो। 2 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा बाई 2। थीटा कितना है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30। तो देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारे पास, 10√3 न्यूटन। क्या समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। और बताना ये जो रिजल्टेंट है, मतलब ये देख रहे हो, समझने की कोशिश करना। तुमने एक ब्लॉक लिया, उस ब्लॉक पे बेटा एक फोर्स लगाया 10 न्यूटन इस दिशा में, और एक फोर्स लगाया बेटा तुमने इस दिशा में, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो बीच में आ रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10√3। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल क्या मैं डायरेक्टली बता सकता हूं अभी ये एंगल कितना होगा अल्फा? दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो सोच करके बताओ, मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे होगा, तो आधा आधा बटेगा, तो ये एंगल 30 आ जाएगा। नहीं आया समझ? ये हो गया ए पार्ट। अब मैंने सपोज यहां पर फिर से थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। मान लो ये फोर्स 10 न्यूटन और ये फोर्स 10 न्यूटन, ये एक ब्लॉक है उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, देखना ध्यान से। और इनके बीच का ये जो एंगल है, ये एंगल है बेटा 120 डिग्री। कितना है एंगल? 120 डिग्री। बताओ इस केस में आंसर क्या दोगे? वही सेम फॉर्मूला, फिर से यही वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। एक तो बात देखते ही समझ आ गई होगी, देखो मेरा आंसर तो आ चुका है कि जो रिजल्टेंट है वो भी 10 आ रहा है, और ये जो एंगल है ये एंगल मेरा 60 डिग्री आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, अगर मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दिस वन, है ना, तो कैसे लिखोगे? 2 इंटू 10 कॉस 120 का आधा करोगे 60, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये आ गया 10। इसको स्टार मार्क कर लेना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं मेंस लेवल पर कि दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो और रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड उतना ही आ जाए। तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो ध्यान से, फोकस कर पा रहे हो? देखो F1 का मैग्नीट्यूड, F2 का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये तीनों जनाब बराबर आ रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो पता है ऐसा तभी संभव हो सकता है, फोकस फोकस, ऐसा तभी संभव हो सकता है जब थीटा, मतलब इन दो फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो एंगल कितना होगा 120 डिग्री। नहीं आई मेरी बात समझ?
क्लियर? एक और क्वेश्चन दिया जाए। अच्छा एक बात बताओ, चलो पहले एक क्वेश्चन दे देते हैं। ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन, एक ब्लॉक के ऊपर हमने दो फोर्सेस लगाए, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, और लग रहा है 90 का। इस केस में क्या आएगा आंसर? इस केस में क्या आएगा, सोच के बोलना। इस केस में मेरी जो वैल्यू आ रही है रिजल्टेंट की, वो वैल्यू आ रही है 10√2 और ये एंगल है 45 डिग्री। देख लो, रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर के अलोंग 10√2 आ रहा है। क्या तुम्हारा 10√2 आ गया? कैसे लिखोगे? 2f0 cos θ/2, मतलब ये वैल्यू 45 डिग्री, तो यहां से वैल्यू आ जाती है बेटा 10√2 न्यूटन। याद रखना, ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड है? क्या हमेशा लगा सकते हैं? ये वाला फॉर्मूला हम अभी क्यों लगा पा रहे हैं? ये वाला फॉर्मूला हम अभी इसीलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होता तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा पाते। ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे आपने 45 क्यों लिया? क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 है और हम यहाँ पे रखते हैं θ/2, तो 90 का आधा करोगे तो बेटा 45 आ जाएगा। और ये वाला जो पॉइंट बताया ना, इसको कर लेना डिब्बे के अंदर बंद और इसको रखना तुम याद, अगर रख पाओ तो तुम्हें आगे जाकर के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। कि अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट भी उतना ही आ रहा है तो ये तभी संभव है जब उनके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप इसको फील भी ले सकते हैं। अब आपके लिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आसान है। एक फोर्स आपने 10 न्यूटन इधर लगाया और एक फोर्स आपने 10 न्यूटन इधर लगाया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा। और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई एक ब्लॉक रखा होता तो वो ब्लॉक इस दिशा में मूव करना शुरू कर देता एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तुम एक बात बताओ, पहले वाले केस में वैल्यू कितनी आ रही थी? 10√3। दूसरे वाले केस में 10, तीसरे वाले केस में 10√2। तुमने एक बात ऑब्जर्व करी, जैसे जैसे तुम एंगल बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे तुम एंगल बढ़ाते जाओगे, फोकस करना ध्यान से, वैसे वैसे रिजल्टेंट कम होता जाएगा। देखो सबसे ज्यादा रिजल्टेंट इस केस में कहां आया? जब इन फोर्सेस के बीच का एंगल 60 डिग्री था। अब तुमने इसके बाद जैसे जैसे एंगल बढ़ाया, रिजल्टेंट कम होता जाएगा। ये बात हम कल भी कर चुके हैं। सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब आता है? मैक्सिमम कब आता है? जब दो फोर्सेस के बीच का एंगल 0 होता। और मिनिमम कब आता? जब दो फोर्सेस के बीच का एंगल 180 होता। तो देखो ये है पैरेललोग्राम रूल। यहाँ पर ये बात जो मैंने अभी ऊपर बताई, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट घर पे जाकर के दोबारा से पढ़ने हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हेल्प करेगा कि पैरेललोग्राम के जो दो डायगोनल्स हैं उसमें आपको एक a+b देता है तो दूसरा a-b देता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ऑल इज क्लियर। यस नेक्स्ट, क्या एवरीथिंग इज परफेक्ट? नेक्स्ट आते हैं पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। देखें ध्यान से, पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बेटा, देखें पॉलीगन रूल जो है, ध्यान से सुनिएगा। पॉलीगन रूल हम यूज करते हैं फॉर द एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। देखो दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो अपन ने ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल पढ़े हैं। लेकिन सपोज आज मेरे पास 2 से ज्यादा दिए हुए हैं, तो उसको हम कैसे ऐड करें? तो उसको ऐड किया जाता है पॉलीगन रूल से। और ये पॉलीगन रूल की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है। ठीक है, वो डेफिनेशन आपको हो सकता है कि उतना क्लियरली अभी समझ में नहीं आ रही हो। जब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा तो वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। ये यहाँ पर एक स्टूडेंट है, बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो,
मुझे पता है कि कहाँ पे कितने क्वेश्चंस कराने हैं। सर और क्वेश्चन कराओ, और क्वेश्चन कराओ। आईआईटी की तैयारी तुम्हें करानी है, मुझे करानी है? नालायक लोग हैं यार। मतलब आधे घंटे से यही टाइप किए जा रहे हैं, और क्वेश्चन कराओ, और क्वेश्चन कराओ। ऊपर क्या करा रहा हूं मैं यहाँ पर? अब मुझे पता है ना कितने क्वेश्चन कहाँ पे कराने हैं। यू विल टेल मी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेई एग्जामिनेशन। सुनते ही नहीं है यार, मतलब एक नंबर के टोपीबाज लोग हैं। देखो ये डेफिनेशन नोट तो करनी है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन स्पेस छोड़ दीजिएगा। पहले मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कुछ भी टाइप नहीं करना है। सुनिएगा मेरी बातों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ट्राइंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल पढ़ा, वहां पे हमने सीखा कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। देखो ट्राइंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल दो अलग अलग रूल नहीं है, एक ही चीज को देखने के दो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम रूल पढ़ने से हमारी चीजों को लेकर के अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज पता थी, तो हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखें यहां पर मान लीजिए ये आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है यहाँ पे बी वेक्टर, ये है आपके पास सपोज सी वेक्टर, और ये आपको वेक्टर दिया हुआ है डी वेक्टर, ठीक। ये चार वेक्टर आपको स्पेस में दिए हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और सपोज समवन विल आस्क यू कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन पूछा जाए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो पॉलीगन रूल क्या कहता है कि हम जिन वेक्टर्स को भी ऐड कर रहे हैं उन वेक्टर्स को सेम सेंस में पहले जोड़ दो। जोड़ने का मतलब क्या है? जोड़ने का मतलब है यहां पर कि बी के टेल को ए के हेड से जोड़ो, सेम सेंस में जोड़ना है। सेम सेंस का मतलब होता है एक का टेल दूसरे के हेड से, दूसरे का टेल तीसरे के हेड से, इस तरीके से चलना है। सर ये तो जुड़े हुए नहीं है, तो हम सर कैसे जोड़े हैं इनको? तो देखो जोड़ने का तरीका क्या होता है, आप जानते हैं वेक्टर को बिना डायरेक्शन चेंज किए क्या आप शिफ्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो यहां पर हम वही करते हैं कि इन वेक्टर्स को शिफ्ट करना शुरू करते हैं। तो देखो मैंने ए वेक्टर को तो यहीं पे रखा, और देखना बेटा जो बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर, इसको आप शिफ्ट कर दो। क्या करना है, शिफ्ट करते समय ध्यान रखना है इसका टेल पहले के हेड से जुड़ना चाहिए, इसका टेल पहले के हेड से जुड़ना चाहिए। ये लोग कर दिया। अब क्या करना है, सेम साइकिल में चलते जाओ। तीसरा वेक्टर कौन सा है, सी, सी के टेल को बी के हेड से जोड़ दो। सुन रहे हो भाई? देखो फोकस करो। अब क्या करना है, एक और बचा हुआ है, कौन, डी। डी को क्या करो, डी को इस तरीके से जोड़ दो। समझ आए? हमने क्या किया, हमने क्या किया, यहां पर एक के हेड को दूसरे के टेल से, दूसरे के हेड को तीसरे के टेल से इस तरीके से जोड़ दिया। अब इसका पता है रिजल्टेंट क्या होगा अकॉर्डिंग टू द पॉलीगन रूल। पहले वाले वेक्टर की टेल से, फोकस करिएगा, पहले वाले वेक्टर की टेल से इस वाले वेक्टर के हेड को जब मैं मिलाऊंगा तो दिस विल गिव द रिजल्टेंट, ये मुझे रिजल्टेंट देगा। या हम कह सकते हैं ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। जैसे मैंने यहाँ पे चार वेक्टर को जोड़ करके दिखाया है, ये वेक्टर चार से भी ज्यादा हो सकते हैं, ये वेक्टर चार से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो ये है एक तरीका चार वेक्टर्स को जोड़ने का। अब देखना ध्यान से, अब तुम कहोगे कि सर ये आपने लिख कैसे दिया, इस एक्सप्रेशन को आपने कैसे लिख दिया, ये मुझे एक्सप्लेन तो करो। तो देखो कैसे लिखा है। क्या तुम्हें ट्रायंगल रूल याद है बेटा? क्या तुम्हें ट्रायंगल रूल याद है? देखना ध्यान से। क्या करूं, मान लो मैं यहां से ये एक वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं, क्या आपको दिखाई दे रहा है? इस वेक्टर को अपन लोग मान लेते हैं R1 वेक्टर। क्या मान लेते हैं? R1 वेक्टर। एक और वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, इस वेक्टर को मान लेते हैं अपन लोग R2 वेक्टर। देखना ये रिजल्ट मैंने कैसे लिखा उसको बताने जा रहा हूं। एक पॉलीगन जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ट्राइंगल्स। सर क्या कहना चाह रहे हो? देखो ध्यान से,
इस वाले ट्राइंगल को ऑब्जर्व कर पा रहे हो? इसको देखो ध्यान से, इस वाले ट्राइंगल में क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो R1 है वो A और B का रिजल्टेंट है? ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, A और B का रिजल्टेंट देखना गरीबो, फोकस करना। A और B का रिजल्टेंट क्या R1 है? तो जल्दी से बताओ यहां पर इस ट्राइंगल में क्या तुम R1 वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर लिख सकते हो? अब देखना ध्यान से, इस वाले ट्राइंगल में फोकस करो, इस वाले ट्राइंगल में बताओ, इस वाले ट्राइंगल में क्या लिखोगे? तुम खुद लिख करके बताओ मुझे, इस वाले ट्राइंगल में क्या लिखोगे? जस्ट टेल मी, बताओ क्या आना चाहिए? इस वाले ट्राइंगल में क्या R2 वेक्टर, सोचो बेटा, क्या R2 वेक्टर जनाब R1 और C का रिजल्टेंट है? देखना ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस वाले ट्राइंगल में क्या मैं R2 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर लिख दूं तो कोई तकलीफ? ये कैसे देखते हैं? रिजल्टेंट हेड टू हेड और टेल टू टेल जुड़ा हुआ होता है। R1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, वो कितनी दी हुई है? A प्लस B। तो यहां पर इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। अब समझदार हो, दिमाग की बत्ती जल गई होगी वन। जल्दी से बताओ, जल्दी। अब अगला स्टेप तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। क्या इस ट्रायंगल को तुम देख पा रहे हो? क्या इस ट्रायंगल को तुम देख पा रहे हो? जल्दी देखो जल्दी। इस वाले ट्रायंगल में ये जो R वेक्टर दिखाई दे रहा है, क्या ये R वेक्टर R2 वेक्टर और D वेक्टर का रिजल्टेंट है? अरे है या नहीं है? सोच के बताओ भैया, जल्दी बताओ। नहीं आई बात समझ में? फोकस करने का भाई, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखना ध्यान से, R3 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर, और R2 की वैल्यू बेटा पता है तुम्हें, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। यही तो लिखा था भाई, यही तो लिखा है यहाँ पर। नहीं नहीं, वॉइस क्लियर है बेटा, एवरीथिंग इज परफेक्ट। देखो, क्या इसका प्रूफ समझ आया तुम्हें? क्या तुम्हें इसका प्रूफ समझ आया? पॉलीगन रूल कब यूज किए जाते हैं समझ आया? अगर हमारे पास, सुन लेना एक बार, लास्ट में कंक्लूड कर रहा हूं, अगर हमें एक से ज्यादा वेक्टर्स को जोड़ना है, एक नहीं सॉरी 2 से ज्यादा वेक्टर्स को जोड़ना है, तो पॉलीगन रूल कहता है कि सभी वेक्टर्स को सेम सेंस में ऐड करते जाओ। सभी वेक्टर्स को सेम सेंस में ऐड करते जाओ। सेम सेंस का मतलब क्या होता है? एक का टेल दूसरे के हेड से, दूसरे का टेल तीसरे के हेड से, तीसरे का टेल चौथे के हेड से, इस तरीके से जोड़ दो, फिर वो कुछ पॉलीगन टाइप का बनाएगा। फिर उसमें पहले वाले वेक्टर की टेल से आखिरी वाले वेक्टर की हेड पे जो वेक्टर ड्रॉ करोगे वो आपको रिजल्टेंट दे देगा। वो आपको क्या दे देगा? रिजल्टेंट दे देगा। अब यही डेफिनेशन मैंने यहां लिखी हुई है बड़ी सी, जिसको देख करके तुम्हारी सांसें रुक गई होंगी। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा है। This method is generally used to find the resultant of more than 2 vectors. पढ़ के समझ लो। If given vectors represent n minus 1 sides of n side polygon in the same sense का मतलब the tail of each vector coincide with the head of a previous vector, then their resultant will be represented by n side. जैसे मैंने ये बात तुम्हें 4 के लिए प्रूव करी है, कल कोई अगर 10 वेक्टर बना दे तो देख के डर जाओगे क्या? क्या 10 वेक्टर बना दे कोई तो देख के डर जाओगे क्या? बिल्कुल नहीं डरना। और याद रखना, इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि जो रिजल्टेंट तुमने ड्रॉ किया है उसका डायरेक्शन क्या होगा? वो पहले की टेल से और दूसरे के हेड पे होगा। और ये तो तुम जानते हो, रिजल्टेंट की पहचान ही यही है। रिजल्टेंट का हेड से हेड मिलता है और टेल से टेल मिलता है। हेड से हेड मिलता है और टेल से टेल मिलता है। ओहो, क्लियर है मेरी बात? बहुत बढ़िया। अब देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि सबसे ज्यादा आगे काम आएगा।
अगर इन वेक्टर्स को जोड़ने पर इन्होंने क्लोज्ड पॉलीगन बना लिया, अगर मान लो 4-5 वेक्टर दिए हुए हैं और उनको जोड़ने पर उन्होंने क्लोज्ड पॉलीगन बना लिया, तो पता है हम क्या कहेंगे? उस केस में नेट रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लो अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, मान लो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तो मान लो ये है तुम्हारा डी वेक्टर। जब तुमने चारों वेक्टर को जोड़ा, जब तुमने चारों वेक्टर को जोड़ा और जोड़ने पर पता चला कि जब चारों को जोड़ा तो आखिरी वाले का हेड क्लोज कब होगा? जब आखिरी वाले का हेड पहले वाले की टेल से मिल जाए। तो क्या ये क्लोज्ड पॉलीगन बन गया? और अगर ये क्लोज्ड पॉलीगन बन गया है तो याद रखने का तरीका, इस केस में नेट रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही की पॉइंट है, बहुत ही की पॉइंट। इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। इफ द वेक्टर्स फॉर्म क्लोज्ड पॉलीगन, क्या कर रहे हैं? इफ अ वेक्टर फॉर्म्स क्लोज्ड पॉलीगन when added, then when added in the same sense, then resultant will be 0. नोट कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी मैंने पढ़ाया है घर जाकर के एक एक पॉइंट को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल फंडामेंटल चीजें चल रही हैं। यही चीजें हैं जो आपके आगे जाकर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगी। अगर फोर्सेस को जोड़ने पर वो क्लोज लूप बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? क्लोज लूप बना लेते हैं। क्लोज लूप कब बनेगा? जब आखिरी वाला वेक्टर पहले वाले की टेल से जुड़ जाएगा, ठीक? तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्टेंट अपने आप क्या हो जाएगा? 0। ये देखो गर्वित जैन हमसे पूछ रहे हैं सर प्रूफ दो। अरे ये प्रूफ ही तो है बेटा। अगर ये वाला डी वेक्टर, मान लो ये वाला जो डी वेक्टर है, अगर ये सीधे ए से ही मिल जाता तो रिजल्टेंट की वैल्यू अपने आप क्या हो जाती? 0। ये येलो वाला वेक्टर जो है उसकी लेंथ 0 हो जाती या नहीं हो जाती? यही तो इसका प्रूफ है। तुम खुद देखो इस बात को, लॉजिकली सोचो। अब देखना ध्यान से, एक क्वेश्चन देता हूं। मान लो ये एक वेक्टर, अगला वेक्टर ये, और फिर ये वेक्टर, ठीक है? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है। यहां पे मुझे ए वेक्टर का मॉड बराबर बी वेक्टर का मॉड बराबर सी वेक्टर का मॉड बराबर 2 दिया हुआ है, 2 मीटर। मुझसे पूछा जा रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड बताओ क्या होगा। बताओ भाई, फैल मत जाना रायते की तरह, फैलना नहीं है किसी को। है 6? वाह वाह भाई वाह, मौज कर दी भाई। आंसर एक स्टूडेंट 6 दे रहे हैं। बड़े गजब टोपीबाज लोग हैं, कितनी भी मेहनत कर लो। जिन लोगों का आंसर 6 आ रहा है ना, वो अपने एक चाटा मार लें। अभी मैंने बता दिया तुम्हें, जो अभी भी आंसर 6 दे रहे हैं, आंसर 2 आएगा, 2। एक बेटा मेरे को बात बताओ, तुम जो आंसर 6 दे रहे हैं वो कैसे 6 दे रहे हैं? क्या हम जोड़ दें? इनको वेक्टर समझ ही नहीं आया। 6 वाले वो हैं जिनको कुछ पता ही नहीं चल रहा चल क्या रहा है। उन्होंने कहा, सर ने बोला पूरे का मॉड ए भी 2 है। सर मैंने सही तो किया सर, 2 + 2 + 2। सर बचपन में यही तो पढ़ाया था, 2 + 2 + 2। तो सर 3 बार 2 को जोड़ेंगे तो 6 ही तो आएगा। सर हमने आंसर सही तो बताए हैं तुम्हें, हमारा गलत क्यों बता रहे हो? हमारे मास्टर ने स्कूल में यही तो पढ़ाया था हमको। हाँ हमने ऊपर ये कहानी जो तुम्हें सुनाई पॉलीगन रूल में, उसका कोई लेना देना नहीं, वो नहीं सुननी है, अपनी कहानी लगानी है। वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है
अपन को नहीं पता, हम जो स्कूल में पढ़े थे सर वही तो लगाएंगे सर, 2+2+2 6 होता है सर। अबे नालायक हो, ये जब 3 वेक्टर को जोड़ रहे हो, ये भी दो ये भी दो, ये सबसे पहले बताओ रिजल्टेंट क्या होगा पॉलीगन रूल के हिसाब से, रिजल्टेंट क्या होगा लिख लो। जिसको 90 नहीं दिख रहा है, एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर मुझे 90 नहीं दिख रहा है, तो छोड़ आओगे तुम क्वेश्चन? हाँ, अगर नहीं दिख रहा होगा और आंसर पूछा जाएगा तो वहां क्या लिख करके आओगे कि डेटा इज इनसफिशिएंट, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है वो बताओ आंसर। तो यहां पर ये होगा बेटा तुम्हारा रिजल्टेंट, ये दिस वन, और ये भी दो ये भी दो और ये भी दो। तो ये जो रिजल्टेंट है, जो इस समय आर वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा? 2 मीटर, 6 नहीं होगा। कितना होगा? 2 मीटर। क्लियर? हाँ, ये स्क्वायर है इसलिए रिजल्टेंट की वैल्यू 2 आ रही है। बिल्कुल, ये सारे एंगल 90 है। सोचे अपने आप से, ए बी सी रिजल्टेंट क्या होगा? पहले वाले वेक्टर की टेल से लास्ट वाले के हेड, तो ये इसकी लेंथ किसके बराबर होगी? ये जो आपने वेक्टर ड्रॉ किया है इसकी लेंथ किसके बराबर होगी? इसके बराबर हो जाएगी। क्लियर? हाँ लिख लो, एंगल 90 है, लिख लो ये बात। तब भी आंसर 6 नहीं आएगा, ठीक है, जो 6 दे रहे थे। ठीक, तो देखो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं अपन लोग अपना कंटेंट। ठीक, जो भी मैंने पढ़ाया है वो सब आप लोगों को क्या करना है? रिवाइज करना है। बेटा ये अपना दिमाग फिर से चलाएं, एक बार फिर से समझाइए। नहीं बेटा, खुद से सोचें थोड़ा सा। आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हैं। इतना सिंपल सा क्वेश्चन अगर 10 बार मैं एक्सप्लेन करूंगा तो कैसे काम चलेगा? अभी अपन लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो भी पढ़ा है उसको देखना। हाँ देखो, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ भाई लोगों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो। एकदम से तुम्हारी हालत देख करके मुझे कुछ बात याद आ गई। जितना बताया पॉलीगन रूल में बस उतना ही याद रखें। सवाल कैसे आते हैं वो हमें आगे जाकर के अपने आप समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, सुने। 2000, तुम्हारी हालत देख करके एकदम से बात याद आ गई। 2017 की बात है, जुलाई में मेरा एक बैच स्टार्ट हुआ नर्चर में। नर्चर में फेज 6 में जुलाई में मेरी क्लास स्टार्ट हुई वहां पर। तो मैं क्लास लेकर के एक दिन बाहर निकला और लगभग मुझे क्लास लेते हुए वही 9-10 दिन हुए थे और यही वेक्टर वगैरह चल रहा था। तो एक स्टूडेंट, वो स्टूडेंट बिहार में गया से था। गया नाम सुना हो शायद आप लोगों ने, बिहार में। वहां से वो स्टूडेंट था, कुछ विष्णु करके कुछ ऐसा नाम था, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आया। तो वो स्टूडेंट एकदम से मेरे पास आकर के बहुत तेज रोने लगा। तो भाई अब एकदम से स्टूडेंट आया रोया, मैं एकदम से डर गया, भाई क्या हो गया? मैंने उससे पूछा क्या बात है भाई, क्यों परेशान है? तो वो स्टूडेंट कहता है कि सर मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मैंने कहा क्या दिक्कत आ रही है? सर जब आप लोग क्लासेस में पढ़ाते हैं तो सर क्लास में मुझे सारी चीजें एकदम से समझ में नहीं आती है। मैं इतनी जल्दी आंसर नहीं निकाल पाता जितनी जल्दी और स्टूडेंट निकाल लेते हैं। सर मैं जितनी देर में क्वेश्चन समझता हूँ इतनी देर में लोग आंसर निकाल देते हैं। सर जो आप होमवर्क देते हैं उसके भी मुझसे सारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। सर और स्टूडेंट्स को देखता हूँ तो उनको देख करके मुझे लग रहा है कि सर मैं तो आईआईटी करने के लिए बना ही नहीं, सर मुझसे तो आईआईटी हो ही नहीं पाएगा। और रोए जा रहा भाई। मैं उसकी तरफ देख रहा, मैं उसको देख करके थोड़ा स्माइल कर रहा। अब मैं जब स्माइल कर रहा तो उसको ये बात बुरी लगी। उसको लगा कि यार सर तो मेरा मजाक बना रहे हैं। मैं अपनी सर के सामने अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, अपना दुख सर के सामने रख रहा हूँ और सर हंस रहे हैं। उसकी प्रॉब्लम सुनिएगा कि सर, सुन लिएगा, तुम में से भी कुछ स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम रही होगी कि सर मुझे क्वेश्चन एकदम से स्ट्राइक नहीं करते, आप जो होमवर्क देते हैं या अदर सब्जेक्ट में जो होमवर्क मिलता है वो मुझसे पूरा नहीं हो पाता। सर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, मुझे क्वेश्चन पढ़ के तुरंत एकदम से समझ में नहीं आता, मुझे को लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है। ऐसी उसने बहुत सारी बातें बताई। सारी बातें तो मुझे याद नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट्स मुझे याद हैं। तो मैं थोड़ा सा स्माइल किया तो उसको ये बात बड़ी बुरी लगी कि सर मुझे देख करके स्माइल कर रहा। फिर मैंने कहा अबे नालायक, 15-16 साल की उम्र में कौन रोता है, चुप तो हो। फिर मैंने उसको एक बात बोली कि कौन सा गेम खेलता है तू? कहता सर क्रिकेट खेला करते थे। उनका क्रिकेट खेलते थे? मैंने कहा रोज खेलने जाता था? हाँ सर रोज जाते थे शाम को खेलने। अच्छा। मैंने उससे पूछा तो एक बात बता,
क्रिकेट खेलने जाता था और तू मान ले तेरे को बैटिंग मिली और तू 0 पे आउट हो गया, अगले दिन खेलने जाता था क्या? हाँ सर जाते थे। मैंने कहा मान ले अगले दिन भी 0 पे आउट हो गया तो भी खेलने जाता था? हाँ सर जाते। मैंने कहा छोड़ा क्यों नहीं था? वहां तो तू कुछ कर भी नहीं पा रहा था, हर दिन 0 पे आउट होकर के आ जाता था, फिर भी खेलने जाया करता था। कहता हाँ सर खेलने जाया करता था। तो मैंने कहा बेटा जब वहां पे तू मैदान में गेम खेल रहा था तो ये जो आईआईटी की तैयारी है ना, ये तूने जो सिम्टम्स बताए ना, ये तो होना ही है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ जेई प्रिपरेशन। अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, अगर आप में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, सुन लेना कैसी प्रॉब्लम्स कि क्वेश्चन पढ़ के तुरंत स्ट्राइक नहीं करता, एकदम से क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता किस डायरेक्शन में मूव करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है, अंदर से नेगेटिविटी आती है, अंदर से आवाज आती है कि तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। सही रास्ते पे जा रहे हो, यही आईआईटी है। बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो, यही आईआईटी है। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो बिंदास रहें, मैदान में टिके रहें। इस मैदान में, आईआईटी के मैदान में कौन कितना अच्छा खेल रहा है ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि कौन मैदान में टिका हुआ है। क्योंकि तुम जिस रेस की तैयारी कर रहे हो उस रेस का नतीजा आज नहीं 2 साल बाद आना है। और बेटा 2 साल मतलब लगभग 600 दिन है तुम्हारे पास। 600 दिन में तो पूरी काया पलट जाती है। 600 दिन तो छोड़ो, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने 200 दिन में चमत्कार करके रख दिया, पूरी काया पलट दी। और तुम्हारे पास तो उससे 3 गुना ज्यादा समय है। तो मैंने पता है उस स्टूडेंट को यही बोला, रो मत, जो आज मैं बोलूं बस वही करना। उसने बोला हाँ सर बताओ। मैंने कहा तेरा सिलेक्शन पक्का है, मैं लिख करके दे रहा हूँ। वो कहता नहीं सर मेरा कैसे हो पाएगा, मुझसे तो सर वेक्टर के क्वेश्चन नहीं बन रहे। मैंने कहा मेरी बात ध्यान से सुन, तेरा सिलेक्शन पक्का है, जो मैं बोलूं बस वो करते रहना। उसने कहा क्या? मैंने कहा हर दिन मेहनत करेगा, मैदान मत छोड़ना। तुझे 10 क्वेश्चन होमवर्क में मिले, 10 के 10 अटेम्प्ट करना। हो सकता है कि तुझसे किसी दिन ऐसा भी हो कि 10 में से एक भी ना बने, लेकिन दुखी मत होना, संघर्ष जारी रखना, अपना आखिरी मोमेंट तक लड़ना है, हार नहीं माननी है। बोल करेगा? कहता है हाँ सर करूंगा। मैंने उससे पूछा कि एक बात बता, तू अपनी इच्छा से पढ़ने आया है या तेरे घर वालों ने जबरदस्ती भेजा है? तो कहता है नहीं सर इच्छा से आया हूँ पढ़ने, और सर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है, मेरे पिताजी ने तो कुछ पैसा लेकर के उधार मुझे यहाँ पढ़ने भेजा है, और सर मुझे बस पढ़ना ही है, मुझे बस सर आईआईटीएन बनना है। मैंने कहा अगर तूने सोच लिया तो तू बन के रहेगा, तू बन के रहेगा। बस याद रखना मैदान मत छोड़ना, दिक्कतें आएंगी, तू बार बार गिरेगा, तू बार बार गिरेगा, तुझे बार बार डराया जाएगा, तेरी हिम्मत तोड़ी जाएगी, तुझे फील कराया जाएगा, तेरे अंदर की आवाज तुझे बार बार बोलेगी कि तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, छोड़ दे, तू नहीं कर सकता। लेकिन छोड़ना मत, छोड़ना मत। यहाँ पे मैदान में टिके रहना ही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसने कहा जैसा सर आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। मैंने कहा बस यही करना है कि लगे रहना, क्वेश्चन बने या ना बने प्रयास करते रहना। मैं क्लास में पढ़ाऊंगा और भी फैकल्टीज पढ़ाएंगे, ड्यूरिंग द लेक्चर जरूरी नहीं है तुझे सारा कुछ समझ में आ जाए, लेकिन ये मेरा मानना है कि घर जाकर के जो चीजें क्लास में पढ़ाई जाएंगी थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज करके रोज पढ़ेगा उसको, तेरी सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। रोज क्वेश्चंस बनाना, नहीं बने फिर भी अटेम्प्ट करना, डिस्कशन को ध्यान से सुनना, और ऐसे ही 2 साल तक मेहनत करनी है, रुकना नहीं है। तुम बिलीव नहीं मानोगे, वो बच्चा जो वेक्टर में स्ट्रगल कर रहा था, जब वो मेरे से दिवाली के बाद, मुलाकात तो रोज होती थी लेकिन दिवाली के बाद पर्सनली आकर के मिला, और उस समय क्लास में शायद थर्मोडायनामिक्स चल रहा था, ठीक है, लगभग मैकेनिक्स पूरा हो चुका था, तो मुझसे आकर के बोलता है कि सर अब मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि आईआईटी में तो मेरा सिलेक्शन होके रहेगा, बस अब आप ये बताओ कि मैं और कितना अच्छा करूं कि मैं अच्छी रैंक लेकर के आऊं। तो देखा ये संघर्ष है। जो इंसान वेक्टर में लड़ खड़ा रहा था वो आज मेरे से 5 महीने बाद आकर के कहता है कि सर सिलेक्शन तो मेरा पक्का है, अब आप बताओ मैं क्या करूं। और वो बच्चा, किस्मत की बात कि वो भी आईआईटी रुड़की ही पहुंचा जहां से मैं पास आउट हुआ, ठीक है, वो भी आईआईटी रुड़की ही पहुंच गया। और अभी कुछ दिन पहले उससे बात हो रही थी तो एकदम से मुझे तुम्हारी हालत देख करके उसकी याद आ गई कि संघर्ष जिसने किया है और जिसने हार नहीं मानी है, जो ये ठान के बैठा हुआ है कि मैं तो यही करूंगा और यही मेरा पागलपन है, उसकी जीत निश्चित है, उसको कोई नहीं हरा पाएगा। बस वो पागलपन है, वो जुनून चाहिए। हर दिन तुम्हें तकलीफ आएंगी, हर दिन तुम्हारे अंदर की आवाज तुमसे कहेगी छोड़ दे बेटा, तू नहीं कर सकता। छोड़ना नहीं, जो टिका रहा
जीत उसी की होगी। तो याद रखना इस बात को। ये मैंने अभी समझाया ना, ये जो संघर्ष हो रहा है, तुम एकदम से कोई चीज समझ नहीं आती, तुम पागल हो जाते हो, सर दोबारा बताओ सर, दोबारा बताओ सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। दिस इज नॉट द वे टू प्रिपेयर फॉर IIT। जस्ट कूल डाउन, रिलैक्स रहो, क्लास में बातों को सुनो, घर जाकर के उनको एक एक लाइन को दोबारा से पढ़ो। मैं यहाँ पर एक ही चीज को 50 बार बता दूं, लेकिन उससे तुम्हारा दिमाग थोड़ा ना चलेगा। तुम्हारा दिमाग कब चलेगा? जब तुम अपने दिमाग से सोचोगे चीजों के बारे में। तो मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। जितना जरूरी है, जितना मुझे बताना है, मैं उतना बताऊंगा। मेरा काम है तुम्हें रास्ता दिखाना, दौड़ना तुम्हें है। तो तुम्हें प्रयास करना है। ये जो बच्चों की तरह तुम हरकतें करते हो, सर दोबारा बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा सर, कुछ समझ नहीं आ रहा सर, ये कैसे हो गया? भैया ऐसे IIT में नहीं पहुंच पाओगे, ऐसे IIT में नहीं पहुंच पाओगे। IIT में पहुंचना है तो संघर्ष करना है, घर जाकर के दोबारा से उन क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना, एक एक चीज को दोबारा से करना। जब मैं IIT की तैयारी करता था, तो जब मैं क्लास में बैठा होता था, तुम बिलीव नहीं मानोगे कि क्लास में मुझे सारी चीजें कभी समझ ही नहीं आई। शायद पूरे सेशन में एक आध दिन ऐसा रहा होगा कि जिस दिन मुझे पूरा समझ आ गया, अदरवाइज मुझे मुश्किल से 50 या 60% चीजें ही ड्यूरिंग द लेक्चर समझ आती थी। फिर जो क्लास में पढ़ाया जाता था, मैं उसे घर जाकर के तमीज से पढ़ता था। और जब मैं घर पे पढ़ता था तो मुझे लगता था अरे यार बहुत सिंपल सी तो बात बताई थी। और यही संघर्ष जो है वो इंसान को मजबूत बनाता है। तो तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, कमजोर बनना है या मजबूत बनना है। IIT में पहुंचना है तो बेटा याद रखना, दौड़ना तुम्हें पड़ेगा, रास्ता मैं दिखाऊंगा। क्लियर? तो सोचो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, अगर तुमने वही फॉलो किया, ध्यान से सुनते रहे, एफर्ट करते रहे, तो जीत तुम्हारी पक्की है। अब आगे तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन पे आते हैं। ठीक है, डिस्कशन में मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे, तो आई थिंक सबसे पहले हम रेस नंबर 5 ओपन कर लेते हैं। ठीक है, लगभग 9 से 10 मिनट क्लास लेंगे, उसमें डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, एक और बात बता देता हूँ कि आज का जो होमवर्क है ना, वो होमवर्क मैं आप लोगों को इसी हैंडआउट में आगे नीचे लिख करके दे दूंगा। मतलब अभी ड्यूरिंग द लेक्चर नहीं बताऊंगा, तो प्लीज आप लोग एक बार हैंडआउट जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे देखना पड़ेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं SCB वगैरह में। तो मैं वो होमवर्क लिख करके दे दूंगा इसी में हैंडआउट में, तो प्लीज देख लीजिएगा। देख पाओगे कि नहीं? चलो ठीक है, यस, रेस नंबर 5। चलिए डिस्कशन करें बेटा। रेस नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या दिया हुआ है? ये नहीं है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो आंसर है C। ये तुम्हें अब समझ आ गया होगा, खुद से सोचो। अभी बताई थी बात। देखो यहां पर ये वेक्टर और ये वेक्टर की लेंथ बराबर है और दोनों यहां से पास हो रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए जो रिजल्टेंट होगा, क्या इसका रिजल्टेंट बीच में इधर कहीं आएगा? क्लियर? इसी तरीके से यहां पे इसका रिजल्टेंट इधर कहीं आएगा। वैसे तो मैंने रेस नंबर 5 के सॉल्यूशन अपलोड कर दिए थे, तो शायद आप लोगों ने देख भी लिए होंगे। रिजल्टेंट इज बिटवीन द टू वेक्टर्स। कुछ याद आ रहा है? यहाँ पे D का इधर आएगा और बताओ C का इन दोनों के बीच में आएगा। तो बताओ यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है? हमसे बोला गया कि ये रिजल्टेंट फोर्स है। अगर ये रिजल्टेंट फोर्स है तो आंसर विल बी व्हाट? C। क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। 2, 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। यस, ये क्वेश्चन 5, 6, 7 देख लो आंसर क्या है। बताओ 5, 6, 7 में आपको किसी में डाउट? 5th का C, 6th का दिल्ली और 7th का कैलकाटा। ओके, देखो 5th तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, 5th में A वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर C और साथ ही साथ लिखा है A प्लस B बराबर C। तो ये तभी संभव हो सकता है जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 0 हो। इसके बारे में हमने कल चर्चा करी थी, क्यों भाई? याद है? A का मैग्नीट्यूड प्लस B का मैग्नीट्यूड बराबर C का मैग्नीट्यूड कब होगा? यहाँ पे सिर्फ आपको पहली कंडीशन नहीं देखनी है, आपको दूसरी भी कंडीशन देखनी है। A का मैग्नीट्यूड प्लस B का मैग्नीट्यूड बराबर C के मैग्नीट्यूड कब होगा?
कल मैंने बताया था दोनों का मैग्नीट्यूड अगर ऐड हो जाए तो वो तभी होगा जब थीटा 0 होगा। तो ऐसा सी ऑप्शन में हो रहा है, देखो ध्यान से। बेटा फिफ्थ का बी कैसे हो जाएगा? क्या फिफ्थ के बी में तुम a प्लस बी बराबर सी लिख सकते हो क्या? a की लेंथ प्लस b की लेंथ बराबर c की लेंथ लिख सकते हो क्या? हमें सिर्फ ये वाली कंडीशन नहीं देखनी है, हमें ये वाली कंडीशन भी देखनी है कि कल मैंने आपको बताया था कि अगर रिजल्टेंट दोनों इंडिविजुअल वेक्टर का सम है वो तभी आ सकता है जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 0 हो। हमें सिर्फ ये चेक नहीं करना है कि रिजल्टेंट कौन है, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लियर? अब देखो सिक्स्थ वाला इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी बराबर सी है। देखो ऐसी जब भी कोई भी कंडीशन आएगी ना कि दो का मैग्नीट्यूड ऐड करने पे तीसरे के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन तभी आ सकती है जब तीनों वेक्टर कोलिनियर हो। कोलिनियर का मतलब है कि तीनों वेक्टर एक ही लाइन के अलॉन्ग हो, मतलब ए वेक्टर बी, मतलब ये वाली कंडीशंस में तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अब कुछ लोगों का सिक्स का आंसर सी आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, हमें ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, a माइनस बी बराबर सी। ये रहा तुम्हारा a वेक्टर, ये तुम्हारा b वेक्टर और ये बेटा c वेक्टर। एक बात बताओ, अगर मैंने माइनस बी लिखा है तो माइनस बी का मतलब क्या हुआ? माइनस बी का मतलब बताओ, ये मैंने बताया था, माइनस बी का मतलब हुआ ये वाला वेक्टर। अरे हुआ या नहीं हुआ? तो हमें a को माइनस बी के साथ ऐड करना है, और अगर बेटा a को माइनस बी के साथ ऐड करोगे तो तुम्हें ये वाली कंडीशन तो नहीं मिलेगी। उसमें तो क्या होगा, मान लो तुम्हारा a आगे की तरफ होता, मान लो कितना, 5 न्यूटन, ठीक है, ये a वेक्टर है मान लो, और जो b वेक्टर है वो इधर हो जाता, ये माइनस के b वेक्टर इस दिशा में, और ये होता 2 न्यूटन। तो बताना अगर रिजल्टेंट पूछा जाता तुमसे तो 5 और 2 को ऐड करते तो दोनों सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शंस में, अपोजिट डायरेक्शंस में, तो 5 प्लस 2 करते हैं, 5 माइनस 2 करते, 5 माइनस 2 करते, 5 आगे लग रहा है 2 पीछे लग रहा है, और यहाँ पे रिजल्ट क्या दिया, a प्लस बी बराबर सी, सी ये वाला वेक्टर है। तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा और डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी को उल्टा करके बनाया है। तो आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है माइनस ऑफ बी वेक्टर ये बन जाएगा। सोचिएगा, थोड़ा सा दिमाग का यूज करिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगी बात। थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। कल ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर और सी बराबर ए बराबर बी। ये तो आप ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताओ रिजल्टेंट कौन है, ए प्लस बी बराबर सी है, रिजल्टेंट कौन है, सी। तो सी जो रिजल्टेंट होगा उसका टेल टू टेल और हेड टू हेड जोड़ा होना चाहिए। देखो ए ऑप्शन में कौन है ऐसा वेक्टर जिसका हेड टू हेड और टेल टू टेल जोड़ा हुआ है, बी वेक्टर है, तो पहला गलत हो गया। दूसरे वाले में कौन है रिजल्टेंट, दूसरे वाले में कौन है रिजल्टेंट, क्या यहाँ भी बी है? तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमें रिजल्टेंट कौन चाहिए, सी। तो वो सिर्फ हमें सी ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है। अगर डी ऑप्शन देखें तो डी ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे क्लोज पॉलीगन बन रहा है, ये मैंने बात बताई थी। अगर क्लोज पॉलीगन बन रहा है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे बोलेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 होगा। Which is the correct answer? C will be the correct answer. और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे, एक आध स्टूडेंट यहाँ पे बोल रहा है सर ये समझ नहीं आया, ये मैंने सॉल्यूशंस इसके शेयर कर दिए हैं, आप आराम से सॉल्यूशंस देख लीजिएगा, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए है ही नहीं। ओके चलिए अब आ जाते हैं हम शीट पर। यस, एक्सरसाइज S1 क्या आप लोगों ने सॉल्व किया है? अभी इसके बाद भी आपकी नेक्स्ट क्लास है क्या? किसकी, कौन से सब्जेक्ट की? मैथ्स की। ओके तो अभी 5 मिनट्स और वेट कर सकते हैं ना? बिल्कुल।
ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 तो सभी से हो गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि 10 जैसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये 100 डाइन लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते थे? 10 की पावर 5 डाइन। और इसी को लिखा जा सकता है 10 की पावर 3। देखना ध्यान से सुनना, ये बराबर होगा, और 1 न्यूटन में कितने मिली, मिली का मतलब होता है पावर 3, नहीं पता तो याद रखो, मिली का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो ये बराबर होगा 10 की पावर 3 मिली न्यूटन। अब तुम बेटा यहां पर अगर इन दोनों को बराबर करो तो तुम्हें देख करके एक बात समझ आ रही होगी कि जैसे 10 की पावर 5 डाइन को इसके बराबर करोगे तो यहां से एक रिलेशन निकल के आ रहा होगा कि 100 डाइन किसके बराबर होगा? 1 मिली न्यूटन। समझ आया कि नहीं? अरे भाई समझ आया, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पे 100 डाइन को क्या मैं 1 मिली न्यूटन लिख सकता हूं? सर आपने मिली न्यूटन में ही क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में मुझे आंसर मिली न्यूटन में ही निकालना है। ओके, अब दूसरी गलती क्या होती है, यहाँ पे दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है ये 60 है क्या? नहीं। यहां पर अगर इस वेक्टर को तुम आगे शिफ्ट करोगे, तुम्हें पता है अभी वेक्टर टेल टू टेल और हेड टू हेड नहीं मिला हुआ, ये वाला एंगल होगा जो कि 120 डिग्री है। ये भी 1 मिली न्यूटन और ये भी 1 मिली न्यूटन। तो अब या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और नहीं तो आपको दिखाई दे रहा है, अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात बताई थी कि दो वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड बराबर है और उनके बीच का एंगल 120 है तो जो रिजल्टेंट आता है, याद करो अभी बताया था, रिजल्टेंट जो आता है उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही होता है, और ये 60 डिग्री के एंगल पे आता है, मतलब बाइसेक्टर पे आएगा। कुछ याद आ रहा है? डायरेक्टली बता सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा था अगर रिजल्ट याद है तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। दो वेक्टर के बीच का एंगल 120, दोनों का मैग्नीट्यूड 1, रिजल्टेंट सेम आएगा, क्या अलोंग द बाइसेक्टर आएगा? बिल्कुल आएगा। बस यहाँ पे याद रखने वाली चीज ये है कि आपको यहाँ पर डाइन को मिली न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये फोर्स मिली न्यूटन में लिखा हुआ था और ये फोर्स डाइन में रखा हुआ था, तो 100 डाइन को 1 मिली न्यूटन लिख सकते। क्लियर? बहुत बढ़िया। और आप डायरेक्टली इस पर फॉर्मूला लगा के भी कर ही सकते हैं, ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल से कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आ जाइए आगे आ जाते हैं। यस, एक्सरसाइज O1 उल्टा स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, 24 से। क्या 24 में किसी को डाउट है? इन विच ऑफ दीज केसेस एंगल बिटवीन द A एंड B इज मैक्सिमम? देखना ध्यान से, A और B के बीच में एंगल मैक्सिमम कितना होता है? 180। और कल ये बात बताई थी, अगर एंगल 180 हो जाएगा तो उस समय जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो A प्लस बी होगा या A माइनस बी होगा? ये कब आएगा? याद करो, नोट्स पढ़ लेना एक बार। थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट A माइनस बी होगा, तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? C। ठीक है, अब आते हैं। अब देखना क्वेश्चन नंबर 22 के दो आंसर होंगे। आपने देखा होगा आपको सिर्फ एक ही आंसर दिया हुआ है, लेकिन इसका आप आंसर करेक्शन कर लेना, इसका आंसर ए भी होगा और इसका आंसर बी भी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये बताया ही नहीं है कि ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा उनको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो आप यहाँ पे एक इक्वेशन तो ये लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ए वेक्टर और बी वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ए माइनस बी। ये रेशियो कितना दिया है? 3/2। तो देखो एक तो यहां से आ जाएगा, दूसरा कोई इक्वेशन ये भी तो बोल सकता है सर आपको कैसे पता कि ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, बी का भी तो ज्यादा हो सकता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो किसी ने कहा कि मैं दूसरी इक्वेशन ये भी तो लिख सकता हूँ ना, ए प्लस बी अपॉन बी माइनस ए बराबर 3/2। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो।
अवश्य लिखो। तो देखो यहां से भी तुम्हें आंसर मिलेगा और यहां से भी आंसर मिलेगा। कल आपको याद होगा मैंने जब यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा था तो यहाँ पे इस तरीके से मॉड लगाया था, याद आ रहा है? तो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था कि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब हम a माइनस बी कर रहे हैं तो हमें पता नहीं कि a ज्यादा है या b ज्यादा है, तो अगर नथिंग इज मेंशन तो हमें दोनों केसेस लेने पड़ेंगे, इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लेना, इसमें करेक्शन कर लेना आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्या 19 में डाउट है? क्या 20 मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया था? एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं 20 में तो डाउट होना ही नहीं चाहिए, 20 तो बहुत आसान है, 20 तो सबसे हो गया होगा। 20 तो नोट्स को पढ़ लेना तभी हो जाएगा, कल बताया। 19 देखो, देखो दो वेक्टर है p और q, उनका रिजल्टेंट √7q आ रहा है। एक बात बताओ मुझे, तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? √7q बराबर, ये रिजल्टेंट है दो वेक्टर का, बराबर 2pq cos 60, और cos 60 की वैल्यू 1/2। समझ आया क्या लिखा है मैंने? अब इसके बाद स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो देखो 7q² बराबर आ जाता है p² प्लस q² प्लस pq। इसको इधर ले आओगे तो p² प्लस pq माइनस के 6q² बराबर 0। यहां तक तो सभी ने लिख लिया होगा यार, यहां तक तो आना चाहिए। यहां तक तो लिख पाए कि नहीं लिख पाए? अब हमें बेसिकली p/q की वैल्यू निकालनी है। तो यार p/q की वैल्यू कैसे निकालें? तो देखो क्या करो, पूरी इक्वेशन को q² से डिवाइड कर दो, तुम्हें कुछ दिखाई दे जाएगा। q² से जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा p/q का होल स्क्वायर प्लस p/q माइनस 6 बराबर 0। समझ में आ रहा है क्या किया? इस पूरी इक्वेशन को q² से डिवाइड कर दिया जनाब। अब देखो यहां पर क्या करो, p/q को t ले लो। क्या ले लो? t। अब बहुत आसान है, आप इसके आगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, t² प्लस t माइनस 6 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड आपको आता होगा, उससे इसके रूट निकालोगे। इसके दो रूट आते हैं, इसके दो रूट आते हैं, बताओ क्या? एक रूट आता है -3 और एक रूट आता है क्या? 2। ये आ रहे हैं, लेकिन इसमें से एक आंसर को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। कौन से वाले को? हमने रिजेक्ट क्यों किया -3 को, ये बताओ। हमने -3 को क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि यहाँ पर p और q क्या है? मैग्नीट्यूड है, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी का डिवाइड करोगे तो वो भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये जो ऑप्शन है -3, इसको रिजेक्ट कर देंगे और आंसर हमारा 2 आ जाएगा यहाँ से। क्लियर? ओके, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 17 ओके, मतलब आप लोग कर चुके हैं, बढ़िया। एक स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 18 बता दो। बेटा मैं एडवाइस करूंगा आज एक बार दोबारा से सॉल्व करो घर जाकर के, इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में पक्का बता दूंगा, लेकिन एक बार दोबारा से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, 18 और 17 टाइप के क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं, इसलिए मैं कहूंगा एक बार आप क्लास नोट्स के क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद हो जाएगा आप लोगों से, कर पाएंगे। तो देखो 17 और 18 को मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछूंगा आप लोगों से। तो याद रखना, संघर्ष जारी रहना चाहिए। होमवर्क मैं अभी हैंडआउट में लिख करके आपको शेयर कर दूंगा, आप हैंडआउट जरूर देख लीजिएगा और होमवर्क करके आइएगा। ठीक है, करके आ पाओगे कि नहीं? बहुत बढ़िया।
जितना भी पढ़ा है पूरा पढ़ के आना है, प्रॉपरली रिवाइज करना है। कोई चीज समझ नहीं आती है, आपके पास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहती है इस लेक्चर की, तो उस रिकॉर्डिंग में उस पॉइंट को आप दोबारा से देख करके समझ सकते हैं। संडे को यूटिलाइज करना है, सोने में वेस्ट मत कर देना कि सर नींद पूरी कर रहे हैं, थक गए थे हम। ओके, तो चलिए मुलाकात होगी फिर अगली क्लास में, ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टेक केयर। मैथ्स की क्लास के लिए बी रेडी। हर्ष कुमार राघव कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट रुको। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? सर हाँ सर आपने कहा था जैसे कि अगर कभी मतलब अगर सब चीज सही चल रहा होता तो बड़ी मतलब गलत हो रहा है, तो मेरा कोई डाउट नहीं रहता, क्लास में मैं जो करती हूँ उसे समझ आ जाता है, तो कोई गलत है उसमें? नहीं नहीं नहीं, कोई गलत नहीं है। मतलब मेरा कहने का क्योंकि मतलब मेरे सारे क्वेश्चन का मेरा मतलब ही नहीं समझ पाए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर प्रॉब्लम्स फेस हो भी रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। ठीक। सर हेलो। हाँ सर अच्छा, एक था कि जैसे कि डेली शेड्यूल किस तरह से बनाए, मतलब कि कोई टाइम टेबल या फिर हर दिन इतना टास्क फिक्स कर लें कि ये पढ़ना है। तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हर दिन क्लास नोट्स को कंप्लीट करना, उनको अच्छे से पढ़ना, सभी क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करना, और जो होमवर्क दिया हुआ है वो कंप्लीट करना। और साथ ही साथ लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन हुआ था या जो क्वेश्चन हमसे नहीं बने थे उनको दोबारा से सॉल्व करना। ओके ये सर। आपकी खुद की प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब वो कैसे मैनेज करना है वो आपको खुद डिसाइड करना है। सर मेरे साथ होता है कि मैं सर जो नोट पढ़ता के हूँ भी कुछ दिन क्वेश्चन बाद, सब। एक आध महीने बाद भूल जाता हूँ उसको फिर से। क्या बेटा? सर जो मैं पढ़ता हूँ, अगर मैं जो दूसरे चैप्टर पे आ गया तो पहला चैप्टर पता नहीं कैसे भूल जाता हूँ उसको। अगर रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, टाइम निकाल करके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तुमने, तो उन शॉर्ट यस सर, नोट्स को दोनों देखते चैप्टर रहा के बनाए करो। हैं। तो उन शॉर्ट नोट्स को देखते रहा करो, ठीक है, नहीं सर भूलोगे। जब और रिवीजन करेंगे नोट से करेंगे कि शॉर्ट नोट से करेंगे? जब बहुत अच्छे से डिटेल में रिवीजन करोगे तो ऑब्वियस है नोट से करोगे, लेकिन बीच बीच में हर दिन तो नोट्स पढ़ नहीं सकते हो। लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भूल रहे हैं तो एक बार आप शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लिया करें। और साथ ही साथ क्या है कि जब भी फ्री टाइम मिलता है तो जो भी चीजें आपने पढ़ी हुई है उनको रिमाइंड किया करें। रिमाइंड करने का मतलब है कि बिना देखे उनके बारे में सोचा करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी और आप कुछ भी नहीं भूलेंगे। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर जैसे बोल रहे थे कि हम लोग का जो डाउट क्लास होता है शाम को, उसमें सभी को डाउट्स क्लियर करने का मौका नहीं मिलता सर। एक स्टूडेंट कैसे होता है कि बार बार कोई बोलते रहता है और हम लोग को मौका नहीं मिलता है। तुम हैंड रेज कर दिया करो। कौन से बैच में हो? TMP2 सर, TPM2। TPM2। अच्छा ठीक है, बात करता तो हूँ। टीचर सबको बोलिएगा कि सबको इक्वल चांस दिया जाए कि अपना डाउट्स क्लियर हो सके। तो चांस तो इक्वल है सभी के पास, इसमें पार्शियलिटी थोड़ी ना करी जा रही है किसी स्टूडेंट के साथ। नहीं सर, किसी किसी स्टूडेंट स्टूडेंट जो होता है वो बार बार अपने डाउट्स पूछता है, और हम लोग का जो वॉइस है सर कभी कभी हो सकता है कि वो ओवरलैप हो जाता है और फिर उसी का डाउट्स पूछा जाता है, तो हम लोग का डाउट्स पीछे छूट जाता है। ठीक है, ओके श्योर। थैंक यू सर। सर हाँ, अब क्लास ओवर हो रही है, मैथ्स की क्लास शुरू हो रही है, जॉब करो ना। सर आईपैड में जो LN+ ऐप है ना सर, उसमें चैट और वॉइस का ऑप्शन नहीं आता। अच्छा, तो ओके क्या सर, किया बाय। जाए?